तो आप सभी का आज का सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा सेशन जो है ये आपका एमए का कोड है MPS 002, ठीक है, जो पॉलिटिकल साइंस का कोड है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ बुक यानी विद चैप्टर वाइज, कि बुक का इंट्रोडक्शन हम कर रहे थे विद चैप्टर वाइज, कि कौन से चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं, पूरा फुल्ली इंट्रोडक्शन विद चैप्टर वाइज हम कर रहे थे। तो अब बात कर लेते हैं, हमारा एक सेशन में हमने फर्स्ट ब्लॉक को कंप्लीट कर लिया था। आज के सेशन में हम सेकंड ब्लॉक को कंप्लीट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट ब्लॉक में 17 चैप्टर को कंप्लीट हो गया था। अब 18 चैप्टर के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट का वीडियो जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से जाकर अपने पर्टिकुलर सेशन को अटेंड करके अपने जो है सेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं 18 चैप्टर का नाम। 18 चैप्टर का नाम है आत्मनिर्भर का अधिकार। आत्मनिर्णय का अधिकार की बात बोली जाए तो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम जैसे कि आत्मनिर्णय का अधिकार का मतलब हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि हमारे समाज में, हमारे भारतीय राजनीति व्यवस्था, हमारी राष्ट्रीयता को ध्यान में रखते हुए सभी स्वतंत्र रूप में अपने स्वयं में अपने निर्णय लेने के लिए उन्हें अधिकार प्रदान किया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इस पर अपने अधिकारों के रूप में दूसरे को दबा सकता है या फिर कुछ। जैसे आपके बोल सकते हैं यूगोस्लाविया, चेकोस्लाविया हो गया, हंगरी हो गया, पोलैंड हो गया, लतीविया हो गया, लिथुनिया हो गया, इस्टोनिया हो गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कुछ देश हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे कि उन्होंने उन देशों में किस तरीके से पहले भाई आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो अधिकार ना होने के कारण किस तरीके से वो अपना जो व्यवस्थाओं का स्वरूप अपनाते हुए अपने आप को बेहतर तरीके से विकसित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में हम यही सारे पढ़ेंगे कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा किस तरीके से प्रजापति व्यवस्थाओं को शुरू करते हुए आत्मनिर्णय का अधिकार देते हुए समाज में भारतीय संविधान के द्वारा भी हमारी इस बातों को बखूबी अपनाने का प्रयास किया गया। तो इसमें आप ये देखेंगे कि एक व्यक्ति है, वो सक्षम बनने के लिए वो अपने अधिकार स्वयं ले सके, इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान किया गया है, जैसे कि सेल्फ राइट्स डिसीजन के रूप में हमारा ये प्रदान किया गया है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 19 के बारे में। चैप्टर नंबर 19 क्या है हमारा? हस्तक्षेप आक्रमण। ठीक है, तो हम इंटरवेंशन के रूप में देखते हैं, हस्तक्षेप आक्रमण के रूप में देखा जाए तो इन्वेंशन के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो देखो कई बार क्या होता है कि हम किसी बात को बोल रहे हैं तो दूसरा बीच में बात टांग अड़ाता है, बोलते हैं ना टांग मत अड़ाए। तो ये क्या हस्तक्षेप होना, यानी कि किसी की बातों को काटना। तो हस्तक्षेप के प्रकार पढ़ेंगे, यानी कि टाइप ऑफ इंटरवेंशन के बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के इंटरवेंशन होते हैं और ये हमारे डेली लाइफ में क्या क्या रोल प्ले करते हैं। तो इससे बेनिफिट्स भी देखो, हस्तक्षेप का होता है बेनिफिट्स भी। और मान लो कि सामने वाला गलत कर रहा हो तो आप उसको रोकोगे नहीं, यानी कि हस्तक्षेप नहीं करोगे, तो फिर तो सामने वाला गलती पे गलती करता जाएगा। तो यही है कि ये इंटरवेंशन होना चाहिए। अब द्वितीय विश्व युद्ध के हस्तक्षेप की बात की जाए तो कोरिया विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई कैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तो उसके बाद किस किस देशों ने अपना हस्तक्षेप किया। तो ये सारी बातें हम चैप्टर नंबर 19 में पढ़ने वाले हैं। अब इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे अफगान सेंटर के बारे में पढ़ेंगे कि देखो हमारा जो भारत है या फिर अलग अलग देश है, ये एक दूसरे पर हस्तक्षेप करते हैं तभी अपने आप को बेहतर तरीके से भी चला पाते हैं। और इसके अंतर्गत देखा जाए तो ये अपनी व्यवस्थाओं के रूप में, अपने स्वरूप के रूप में, अपने देश के विकास को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए वो क्या है, दूसरे इस पे हस्तक्षेप ना करें, ये भी अधिकार हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है। ठीक है, अब मान लो कि कोई देश अपना विकास करना चाहता है तो दूसरा देश भाई हस्तक्षेप नहीं करेगा, भाई उसे राइट है, उसको अधिकार है। लेकिन अगर बात कर ली जाए वो गलत तरीके से कर रहा है तो आप उसे रोक भी सकते हैं। ठीक है, तो ये आप चैप्टर नंबर 19 में पढ़ेंगे। अब उसके बाद हमारा आ जाता है चैप्टर नंबर 20, परमाणु प्रसार, यानी कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के रूप में हम पढ़ेंगे कि जो न्यूक्लियर को बढ़ावा देने का, यानी कि परमाणु परीक्षण व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने का जो हमारा दौर था, वो आपका शुरू से ही बोल सकते हो आक्रामक और बोल सकते हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देश चाहते हैं कि हम परमाणु मुक्त देश हो, जिसके अंतर्गत हमारा जो है
परमाणु व्यवस्थाओं का परीक्षण जो है संपूर्ण हो चुका हो। ठीक है, अगर मैं बात बोलूँ सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो इस चैप्टर में आप ये भी पढ़ेंगे कि परमाणु मुक्त हथियार के रूप में जो है नीति व्यवस्था का विकास करने के लिए अलग अलग देशों ने शांति के लिए परमाणु शांति परीक्षण अपनाया गया है कि भाई कोई भी सुरक्षा के उपायों को ध्यान में रखते हुए यानी कि सेफ्टी को मेजरमेंट रखते हुए जो है परमाणु को बनाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, अब ये बोल सकते हैं कि इससे क्या है कि एक देश में दूसरे देश के प्रति डर पैदा रहेगा कि हाँ भाई मेरे पास परमाणु परमाणु है, तो इससे क्या एक शक्ति पावरफुल के रूप में जानी जाएगी। जैसे कि भाई अमेरिका ने कैसे कैसे भाई हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु हथियार छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये हमारा जो है हम इस चीज़ को सारे चैप्टर नंबर 20 में कवर करेंगे कि परमाणु हमारे देश के लिए दूसरे देश के लिए किस तरीके से घातक सिद्ध है और आज के वातावरण में आज परमाणु को लेकर सबका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ये आप चैप्टर नंबर 20 में कवर करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 21 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद यानी कि इंटरनेशनल व्यवस्था के बारे में देखेंगे कि इंटरनेशनल तौर पे आतंकवाद कैसे अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब डे बाय डे जो है टेररिज्म कैसे इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ रहा है। तो ये आप चैप्टर नंबर 21 में कवर करेंगे। आतंकवाद का मतलब क्या होता है, देखो टेररिज्म वर्ड का टेरर से लिया गया है और डिटर से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, जिसके अंतर्गत अब बात की जाए तो एक भय, एक कल्पना कांपना या फिर बोल सकते हो कि भयभीत होना। ठीक है, आतंकवाद क्या है, दूसरे के मन में भयभीत डर पैदा करता है भाई, सीधी सीधी बात है। तो देखो ये आतंकवाद, हम आतंकवाद की व्यवस्था देखेंगे, आतंकवाद कैसे बढ़ा, रूढ़िवादी विचारधारा यानी कि सेकुलरिज्म हो गया या फिर यथार्थवाद यानी कि न्यूरिलिज्म हो गया। ठीक है, तो ये सारी बातें हम चैप्टर नंबर 21 में कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ आप चैप्टर नंबर 21 में आप ये भी कवर करेंगे कि आतंकवाद की व्यवस्थाओं की जो स्टेप बाय स्टेप वीडियो है, डे बाय डे आज देश जो है दूसरे देश से किस तरीके से आगे निकल रहा है, ये किसके कारण हुआ है, ड्यू टू रीजन ऑफ आतंकवाद यानी कि टेररिज्म के कारण ही हो पाया है। दूसरा देश चाहता है कि हाँ भाई टेररिज्म को बढ़ा के दूसरे देश की व्यवस्था को लूटना ख़त्म कर देना, ये आप चैप्टर नंबर 21 में कवर करेंगे। अब देखो आतंकवाद के विरुद्ध भी भाई संगठन अपनाए गए, उन संगठन का क्या अस्तित्व है, क्या वो कार्य करते हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं, ये सब पॉइंट आप चैप्टर नंबर 21 में कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 22 का। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका यानी कि जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशनशिप है ना, तो उसमें आपका जो साइंस है कैसे आज डे बाय डे जो है यहाँ पे पोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि टेक्नोलॉजी और साइंस जो है कैसे अब इंटरनेशनल रिलेशन को बिल्ड कर रहा है। बिल्कुल, देखो टेक्नोलॉजी के कारण ही तो हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर आ पाए, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के कारण ही तो जा पाए। ठीक है, एक दूसरे देश से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने घर बैठे बैठे वीडियो कॉल पे, बाय वीडियो चैट, बाय वीडियो कॉलिंग पे। जैसे कोरोना के टाइम पे कैसे किया गया था, पूरे देश ने कैसे मतलब अलग अलग देश के राष्ट्रपति कैसे अपना मतलब बोल सकते हैं कि कोरोना के टाइम पे अपने वीडियो चैट पे वो कैसे बातें कर रहे थे। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी जो है बिल्कुल एडवांस हो जाने के कारण क्या है, हम हर एक क्षेत्र में अपना जो है अलग अलग पहचान बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात की जाए तो देखो विज्ञान और साइंस को लेकर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ना राजनीति बहुत तरीके से खेली जाती है, जिसके अंतर्गत राजनीति व्यवस्था, राजनीति दलों का, राजनीति पार्टियों का जो स्वरूप है महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आप चैप्टर नंबर 22 में कवर करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा आ जाता है 23 राष्ट्रों के बीच असमानता यानी कि इनइक्वालिटी अमंग नेशंस। ठीक है, तो भाई राष्ट्रों के बीच असमानता की बात की जाए तो देखो राष्ट्र क्या है, राष्ट्र एक ऐसी व्यवस्था है जो हमारे एक ऐसे स्वरूप को दर्शाता है जहां पर पूर्ण रूप से सभी प्रकार की सुविधा, देश के प्रगति, देश के विकास तथा लोगों के हित के लिए कार्य करना, लोगों के भले के लिए सोचना, ये सारी बातें जो है हमारे राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के स्वरूप में देखा जाता है। जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हम अलग अलग राष्ट्रों का स्वरूप देखते हुए यहाँ पे असमानता देखने को मिलती है, बिल्कुल मिलती है भाई। अब आपके 5 फिंगर्स इक्वल तो नहीं है ना, तो वैसे ही भाई अलग अलग राष्ट्र जो हैं
भाई वो अपना जो विकास है, अपनी व्यवस्था जो स्वरूप है, उनका अलग अलग तरीका है, तौर तरीके के अकॉर्डिंग अपना विकास करते हैं। जैसे भाई आपका अमेरिका भी तो एक राष्ट्र है, भारत भी तो एक राष्ट्र है भाई, पाकिस्तान भी तो एक राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन क्या है भाई, विकसित नहीं है पाकिस्तान। तो भाई बिल्कुल यही तो असमानता है कि भाई अलग अलग राष्ट्र जो है ना, अपने अनुसार अपने राजनीतिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, अपने अपने जीडीपी में डे बाय डे आज हर एक मतलब बोल सकते हैं हर एक ग्रुप का मेंबर या फिर हर एक देश जो है इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपने आप को आगे रखने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो ये आप चैप्टर नंबर 23 में पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 23 में देखो भाई असमानता का प्रभाव भी पढ़ेंगे कि भाई क्या इफेक्ट होता है इनइक्वालिटी का। तो बिल्कुल थोड़ा गलत इफेक्ट भी होता है भाई, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि देखो क्या है कि अनइक्वालिटी है ना, मतलब राष्ट्रों को कमज़ोर करने का भी काम करता है। ठीक है, तो ये आप चैप्टर नंबर 23 में कवर करेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे विश्वव्यापी निगमवाद और राज्य प्रभुसत्ता। ठीक है, तो देखो भाई विश्व व्यवस्था के रूप में देखो इसमें आप क्या है, ग्लोबल कॉरपोरेटिव्स एंड स्टेट सर्वेलाइटी के रूप में देखेंगे। यहाँ पे देखो तो सिंपल लैंग्वेज बोला जाए तो देखो ग्लोबल वे में आज आज एक भूमंडलीकरण के रूप में जो है हम कॉरपोरेट कंपनियां जो है अलग अलग पहचान बनाते हुए अपने आप का विकास कर रही हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आप चैप्टर नंबर इसमें ये भी देखेंगे कि हमारा भूमंडलीय तौर पे जो है नियमवाद की भूमिका जो है महत्वपूर्ण है। संगठक नियमवादी जो है ये भी बेहतरीन है। तो इसमें क्या है कि देखो राज्य की प्रभुता को ध्यान में रखते हुए एक राज्य दूसरे राज्य से अपना ना देश चलाने के लिए क्या करता है, जुड़ता है, अपना मिलाप करता है। जैसे कि मान लो भाई इस देश में ये क्षेत्र उपजाऊ नहीं है, वो ये टाइप का क्षेत्र नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल भाई भारत में गेहूं नहीं होती, जैसे मान लो कि दुबई में आपको पानी नहीं देखने को मिलता, लेकिन पेट्रोलियम है भाई, पेट्रोलियम से पानी मतलब बोल सकते हैं खरीद लेता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या है कि मतलब हर एक राष्ट्र की जो ना जो उसकी पहचान है, उसका अस्तित्व है, उसका एक अलग ही देखने को मिलता है वे। तो ये आप चैप्टर नंबर 24 में पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 25 का, तो मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, मानव अधिकार की बात की जाए तो मानव यानी कि ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड्स के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो देखो भाई हमारा जो 25वां चैप्टर है ना, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हमारा जो मानव का व्यवहार है, मानव का अधिकार है, उन अधिकारों के माध्यम से ही हम अंतर्राष्ट्रीय तौर के जो है व्यापार करने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, अब मान लो कि एजुकेटेड नहीं हो तो भाई आपको तो अपने अधिकार के बारे में पता नहीं चलेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है आपकी अंग्रेजी सभ्यता चाहती थी कि भाई हाँ सीधी सीधी बात बोल जाए कि भाई अशिक्षित लोग रहे, समझ रहे कि ताकि वो अधिकारों के लिए लड़ना ना सीखे। ठीक है, तो ये भाई हमारे भारत के देशों को ख़त्म करना, नाश करना, उनको हराना, इनका ये साजिश था। तो ये आप चैप्टर नंबर 25 में पढ़ेंगे। अब उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 26 है अमेरिकी शक्ति का परिवर्तनशील स्वरूप। यानी देखो अमेरिकी शक्ति का परिवर्तनशील स्वरूप सबसे बड़ा क्या है ना, जानते हो, इसने ना अपने आप को शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर को ना अपने पास समक्ष जो है विजयी करने लगा। यानी कि चेंजिंग नेचर ऑफ अमेरिकन पावर, यानी कि अमेरिका का जो नेचर था ना, उसके पावर का जो व्यवस्था था वो कब से शुरू हो गया, बाकायदा 1879 से जो आपके स्पेनिश अमेरिका युद्ध हुआ था, तो वहीं से धीरे धीरे अब क्या है कि अमेरिका अपना विकास करने लग गया था। शीत युद्ध के अंत के बाद जो है वास्तव में जो है यहाँ पर अमेरिका का बोलबाला वर्चस्व जो है पूर्ण रूप से आगे बढ़ गया। तो इस स्थिति में अब उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो अमेरिकी व्यवस्थाओं का जो स्वरूप है वो हमारे व्यवस्थाओं के स्वरूप में काफ़ी हद तक जो है अंतर है देखने को मिलता है। अब अमेरिका डे बाय डे जो है अपना विकास कर रहा है भाई, अपने ध्रुव पे जाने का एकमात्र जो बोल सकते हैं महाशक्ति के रूप में जाना गया। ठीक है, तो ये क्या है, अमेरिका जो है वर्तमान के समय में ना लगे, आपका जो प्रेजेंट है वो क्या करता है, और उसे प्रेजेंट, वर्तमान और प्रेजेंट तो एक ही होता है, लेकिन उसे वर्तमान और प्रेजेंट को तो ध्यान में रखता ही है, तो वो फ्यूचर को भी देख के ध्यान में रखते हुए अपना फ्यूचर प्लानिंग करता है। कि बिकॉज क्यों, देखो हम जो कदम उठाते हैं तो हमें ये देख लेना चाहिए भाई क्या मैं ये कदम उठा रहा हूँ तो भाई अगला कदम रखने के लायक हूँ या नहीं हूँ। तो ये अमेरिका क्या है ना, अपना एक विजन, अपना थिंक रिप्रेजेंटेशन कर लेता है पहले ही। ठीक है, तो ये आपका जो अमेरिका है उसके अंतर्गत शीत युद्ध का जिस तरीके से उसने अपने आप में विजयी कराया, पूरे महाशक्तियों के रूप में जो है अपने आप को उभार कर सभी देशों के सामने लाया,
तो ये हमारा जो है पूर्ण रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब उसके बाद हमारा आ जाता है चैप्टर नंबर 27, चीन और एक उभरी हुई शक्ति। अब भाई अभी ना हमने चैप्टर नंबर 6 में 36 में पढ़ा था कि जो अमेरिका है उसका क्या स्वरूप है, लेकिन अब हम देखेंगे कि चीन एवं उभरती हुई शक्ति, यानी कि जो चीन है ना अब वो भी एक शक्ति के रूप में अब यहाँ पे डे बाई डे आगे बढ़ने लगा। लोक गणतंत्र की व्यवस्था के रूप में यहाँ पर चीन को देखने को मिला। तो चीन युद्ध व्यवस्था के जो है शीत युद्ध जो खत्म हुआ था, तो उसके दौरान जो है चीन ने ना अपना विकास बहुत बड़े पैमाने पे करना शुरू कर दिया था। अब उसके साथ साथ जो है महाशक्तियों के रूप में जो है गुटों में बढ़ते हुए अलग अलग क्षेत्रों में जो चीन के सेना ना फैलती हुई नजर आई। चीन क्या कर रहा था, हमारे देश के भाई क्षेत्रों को लूटने का प्रयास कर रहा था, हमारे सीमाओं में घुसपैठ करके के अपने आप का विकास करने का प्रयास कर रहा था, अपने क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। तो ये क्या है, अब उसके बाद पीपल्स रिपब्लिक या फिर रिलीजन्स का यहाँ पर इसने क्या कर दिया, पीपल रिवोल्यूशन का जो है यहाँ पर शुरुआत कर दिया, ताकि हम जो है ना आम नागरिकों के लिए हम कुछ कर रहे हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए अलग अलग पार्टियों का भाई चीन के द्वारा जो है निर्माण कर दिया गया अपने क्षेत्र में, ताकि जो लोग हैं ना वो अपनी आवाज़ ना उठा सके और उस चीज़ को ना बर्दाश्त ना करके उस चीज़ को अपनी जो बोल सकते हैं कि हमारे ऊपर भी चीन क्या कर रहा था, हमला कर रहा था। तो हमला कर रहा था तो अगर हम नहीं लड़ेंगे, जाहिर सी बात है वो तो हमला करके जीत ही लेगा, हमारे क्षेत्र को हथिया ही लेगा। तो इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जो है अलग अलग क्षेत्रों से जो हमारा सैनिकों का स्वरूप है, हमारे जो आर्मी नौजवान हैं वो हमारे देश की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक रूप में भी देखो भाई चीन की शक्तियाँ बहुत बेहतरीन है। चीन की शक्तियों में बोल सकते हो आधुनिकरण हो देखने को मिलता है, उसके मशीनों में आधुनिकरण की तेज झलकती है। तो ये सारा जो है हमारा पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 27 है जो कि अब कंप्लीट होता है। उसके बाद केंद्रीय एशिया गणतंत्रों का अविभाज्य। ठीक है, तो अब इसमें देखो कि भाई केंद्रीय एशियाई शक्तियाँ, केंद्रीय एशियाई शक्तियाँ जो बात की जाए तो अब इसमें क्या है कि यहाँ पे औद्योगिक व्यवस्था का जो स्वरूप है ना, एशियाई देशों में आगे बढ़ता नजर आ गया। जो आपके रूसी क्षेत्र था, जो आपके भौगोलिक क्षेत्र के रूप में जो है गणतंत्र थे, तो उनमें ना कुछ एशियाई जो है एशियाई इट मीन्स भारत के जो नागरिक थे, कुछ जो है पर्टिकुलर अपने देश के साथ साथ जो है एशियाई क्षेत्रों का जो विकास जिस तरीके से हो रहा था, तो हमने बखूबी अपने भारत की बात की जाए तो हमारे भारत भी ना उस चीज़ को बड़े अपने आदर पर पूर्वक सम्मान पूर्वक ना उसे ग्रहण करने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि राष्ट्रीय संतुलन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जो है एशियाई क्षेत्रों का समूह, एशियाई क्षेत्रों का विकास महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि सोवियत संघ का विघटन होना, सोवियत संघ का टूट के बिखरना, ये सारा जो है एशियाई व्यवस्थाओं के द्वारा ही किया गया था। अब उसके बाद हमारा जो स्वरूप आ जाता है वो हमारा आ जाता है धर्म और राज्य के रूप में जो है हमारा ये टॉपिक भी है यहाँ में कवर होगा चैप्टर नंबर 28 में। और आर्थिक रूप में जो कार्य निषाद है वो भी कंप्लीट होगा, तो ये आप चैप्टर नंबर 28 कवर करेंगे। अब उसके बाद हम चैप्टर नंबर 29 देख लेते हैं, संजातीय पुनरुत्थान और पहचान युद्ध। अब देखो संजातीय वह जाति होती है जिनकी रचना जो है अनोखी रूप में की गई हो और छोटे पदार्थ के रूप में की गई हो। ठीक है, तो इसीलिए इसे संजातीय व्यवस्था के रूप में रखा जाता है। तो देखो संजातीय पुनरुत्थान का मतलब क्या होता है, दोबारा से, यानी कि दोबारा से उठ जाता है। संजातीय का मतलब होता है लैटिन जो है इथेनिको के रूप में जाना जाता है, जिसका मतलब जिसका अर्थ होता है समान पहचान, यानी कि सम्मान पहचान। देखो अब बहुत से लोग होते हैं जो आपने देखा होगा कि वो अपने सम्मान के लिए ना किसी भी तरीके के लोगों के सामने झुकना पसंद नहीं करते, तो ये हमारा देखने को मिलता है। आप चैप्टर नंबर 29 में ये भी देखेंगे तर्कहीन सीमाएं और राज्य प्रणाली की चुनौतियां देखेंगे कि भाई हमारे सीमाओं को जैम कर दिया गया है ताकि राज्य हित प्रणाली को आगे बढ़ाया जा सके। तो इस स्थिति से डे बाय डे जो है हमारे देश में हमारे अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि भाई इराक हो गया, ईरान हो गया, टर्की हो गया, अमेरिका हो गया, सीरिया हो गया, ये आपका क्या है जो पूर्ण रूप से उन क्षेत्रों का नाम है जो वहाँ पे आपको देखने को मिलते आए हैं।
ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या हुआ आधुनिक समय में यहाँ पर भूमिकाओं का जो परंपरा है धीरे धीरे और ज़्यादा विकसित होता गया। यहाँ पर लोग समझदार होते गए और यहाँ के जो लोगों की जो पहचान बनी वो वो बिल्कुल ही बेहतर तरीके से आकस्मिक और बोल सकते हैं कि आत्मसम्मानता रूप में देखने को मिलता है। तो ये आप चैप्टर 129 में कवर करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आदिवासी मूलवासी आंदोलन। आदिवासी और मूलवासी आंदोलन क्या है भाई? देखो आदिवासी आंदोलन और मूलवासी आंदोलन क्या है? तो देखो आदिवासी की बात बोल जाए तो अब यहाँ पे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये आदिवासी कोई एक ग्रुप होता है जो पूर्ण रूप से जो पिछड़ी जाति देखने को मिलता है, जो अपने आप को पेड़ पौधों के बीच रखना ही बेहतर समझता है। तो इस स्थिति में ये जंगलों के तलाश में जो आपके देखने को मिलता है कि सिंपल सा वो जो आदिवासी जो होते हैं जंगलों की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं भाई, अपना रहते रहते हैं। और भाई मूलभूत आधार मूलवासी या आंदोलन, मूलवासी यानी कि पर्टिकुलर उसी क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति हो, ठीक है, तो ये हमारा देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? अब देखो चैप्टर नंबर 31 भी देख लेते हैं, जनसंख्या विस्थापन और राज्यांतक राज्यांतक अंतर्राष्ट्रीय। अब देखो जनसंख्या विस्थापन का मतलब क्या होता है, यानी कि सिंपल सा लैंग्वेज बोला जाए तो यहाँ पे देखो भाई हमारा जो जनसंख्या डे बाई डे बढ़ रहा है, आपको पता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। तो हमारा जनसंख्या डे बाई डे बढ़ रहा है, जिसके कारण हमारी व्यवस्थाओं में हमारे पेड़ को पौधे के काटना, जीव जंतु को ख़त्म करना, विनाश करना, शब्दों का जो एक अलग टोन होना, ये सब हमारा जो है बोल सकते हैं कि चैप्टर नंबर 31 में कवर हम करने वाले हैं। 31 में हम ये भी करने वाले हैं कि जनसंख्या विस्थापन के रूप में जो है हमारे व्यवस्थाओं के रूप में, हमारे रचनाओं के रूप में देखा जाए तो जनसंख्या विस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट हो जाना। डिस्प्लेसमेंट एक होता है प्लेसमेंट, एक होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे बदल जाना। तो देखो ये राज्य की व्यवस्था, राज्य के विकास के लिए, राज्य की रणनीति के लिए तो देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जनसंख्या विस्थापन जो है हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि किसी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो पर्टिकुलर, वहाँ जो है बेहतर तरीके से बिल्डिंग बन कर लेती है, तो उस स्थिति में जो है हमारा आदि जो हमारा स्वरूप है ये हमारा संपूर्ण होता है जनसंख्या विस्थापन का, कि जनसंख्या को हम अलग अलग सेक्टरों में बांट देते हैं कि भाई ये है इस कास्ट का है, उस कास्ट का है जनसंख्या को, ताकि एक वितरक करते हुए, एक समझते हुए जो है हम इनको बखूबी पता लगाया जा सके। ठीक है, तो ये हमारा जनसंख्या विस्थापन है जो कि अब कंप्लीट होता है। अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 32 है पराराष्ट्रीय आंदोलन सांस्कृतिक और सभ्यता मूलक। ये देखो पराराष्ट्रीय की मैं ये देखेंगे कि हम आमतौर पर देखते हैं कि बड़े लंबे राजनीति व्यवस्था का जो टाइम पीरियड कोई भी क्षेत्र का जो राजनीति है उसे ग्रहण कर लेता है, तो सामने वाले व्यक्ति को अपनी जो पदवी है उसको संभालने में वो असमर्थ हो जाता है और वो लालची बनने की कोशिश करता है। तो इस स्थिति में जो है हम ये देख सकते हैं कि हमारे स्वरूप में, हमारे व्यवस्थाओं की रचनाओं में और राष्ट्र की अभिन्नताओं में और राष्ट्र के हित के लिए, राष्ट्रीय सूचना के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति के लिए जो है यहाँ पर चैप्टर नंबर आप 32 में कवर करने वाले हैं। धार्मिक आंदोलन भी कवर करने वाले हैं कि भाई धार्मिक आंदोलन यानी कि जो रिलीजन्स आपके बोल सकते हैं सोसाइटी के रूप में जो यहाँ पर अपनाया गया है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत हानिकारक देखने को मिलता है। ठीक है, और जैसे हमारी रचनाओं में हम चैप्टर नंबर 32 में ये भी कवर करने वाले हैं कि वास्तव में हमारे अलग अलग जो सांस्कृतिक समुदाय हैं उनसे जो है हमारे देश की व्यवस्थाओं का, रचनाओं का स्वरूप आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो ये हमारा जो है चैप्टर नंबर 32 कंप्लीट होता है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। सरकारी संगठनों की भूमिका तो बात बोली जाए तो यहाँ पे बेहतर देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठनों की भूमिका पृष्ठभूमि व्यवस्था बताई जा रही है। ठीक है, तो इस स्थिति में हम ये देखेंगे कि गैर जो हमारी सरकारी संगठन है ना वो भी काम करता है, ऐसा नहीं है काम नहीं करता, लेकिन वो अपने अनुसार जो है स्वयं का खुद का बोल सकते हैं कि मालिक होता है, खुद का एक अलग पहचान होता है, खुद की एक बोल सकते हैं अलग स्थिति होती है, खुद का एक अलग रिप्रेजेंटेशन होता है।
तो ये आप चैप्टर नंबर 32 में कवर करने वाले हैं। अब उसके साथ साथ चैप्टर नंबर 32 में आप ये भी कवर करेंगे कि हमारे गैर सरकारी संगठन जो है ना, उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, उनको कितने सेक्टर्स में बांटे गए हैं। तो ये हमारा 32 कंप्लीट होता है, 33 कंप्लीट होता है। हाँ, तो अब हमारा आ जाता है 34 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में न्याय की अवधारणा। यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन में जो है ना, हमारे जस्टिस व्यवस्था जो है बेहतर देखने को मिलता है। इस चैप्टर में ये पढ़ोगे कि एक देश दूसरे देश से अंतर्राष्ट्रीय संबंध अपनाता है, तो उसे ना बोल सकते हैं कि एक संबंध में एक ऐसा वे होना चाहिए जिससे हमारा क्या शांति बनी रखे, मित्रता बनी रहे, जब जरूरत पड़े जब खड़े रहे। इस तरीके का जो मित्रता जो है बेहतरीन व्यवस्था में देखने को मिलता है। लेकिन इस चैप्टर में ये देखेंगे कि भूमंडलीकरण के कारण मानव की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए न्याय के बारे में सोचा गया है। बिकॉज आज के टाइम पे हम अपने देश के लोगों से ही सुरक्षित नहीं है। आज का जो टाइम है ना, हम अपने देश के लोगों से ही सुरक्षित नहीं है। तो ये आप चैप्टर नंबर 34 में कवर करने वाले। अब बात कर लेते हैं 35 का, तो मानव सुरक्षा यानी कि ह्यूमन सिक्योरिटी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, मानव सुरक्षा की बात की जाए तो मानव पूर्ण रूप से देखा जाए तो किसी भी क्षेत्र में किसी प्रकार का सुरक्षित नहीं है। एक घर की बात की जाए तो घर में आपको बोल सकते हैं कि ताना मारने वाले, डांटने वाले बहुत से मतलब लेडीज़ होती है, मम्मी होती है, इवन देन अगर किसी की शादी होगी तो वाइफ होती है, इवन देन बच्चे भी होते हैं। ठीक है, तो हमारे जो है पूर्ण रूप से मानव सुरक्षा जो है, इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अगर मैं बात बोलूँ तो राष्ट्रीय, राज्य और मानव सुरक्षा एक दूसरे के बोल सकते हैं पूरक है। अगर मैं बात बोलूँ तो राज्य में जो है लोग रहते हैं, ठीक है, और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते ही हम एक राष्ट्र की सुरक्षा को ध्यान में रख कर उनको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये आप चैप्टर नंबर 35 में कवर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मानव सुरक्षा का बोल सकते हो एजेंडा क्या रहा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मानव सुरक्षा को लेकर किस तरीके की भावना रखी जाती है, तो ये आप चैप्टर नंबर 35 में पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो चैप्टर नंबर 35 के साथ साथ ये हमारा जो सेशन है कंप्लीट होता है। इस सेशन में हमने ये देखा कि पर्टिकुलर एक एक स्थिति देखी कि अलग अलग क्षेत्रों के लोगों की व्यवस्था, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इस चैप्टर में कवर किया। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये आपका बुक है जो हमारा इंट्रोडक्शन विद चैप्टर वाइज चल रहा था, ये पूर्ण रूप से बुक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसका फर्स्ट पार्ट का जो सेशन है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर पर्टिकुलर अपने सेशन को अटेंड कर सकते हैं। ओके एवरीवन।